उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो कैसे हाल में दाखिल हो सकता है? मैंने मालूम कर लिया था हाल में दाखिले से पहले हर शख्स को चेकिंग राहदारी से गुजरना होगा, जिसमें इंतहाई जदीद तरीन चेकिंग मशीन नस्ब है। रोजी रास्कल ने अपनी आदत के मुताबिक वैसे ही शेखी मारने के लिए ये बात की होगी। इमरान ने कहा, नहीं बॉस, मैंने भी उससे यही बात की थी, लेकिन वो कस्में खा रही है कि उसने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है। टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान की हालत देखने वाली हो गई। कहाँ है रोजी रास्कल? क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया है? इमरान ने तेज लहजे में कहा, यस बॉस, उसने किसी पब्लिक फ़ोन बॉस से फ़ोन किया था। मैं होटल 3 स्टार से फ़ोन कर रहा हूँ। इसने ना जाने किस तरह मुझे यहाँ ट्रेस कर लिया। अब इसने कहा है कि वो खुद 3 स्टार होटल आ रही है। टाइगर ने जवाब दिया, जैसे ही वो तुम्हारे पास पहुंचे मुझसे उसकी बात कराओ। इमरान ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ उसने कुरिडर दबा दिया और फिर हाथ उठाकर टोन आने पर उसने बिजली किसी तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राव सिकंदर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, आपसे पहले सीक्रेट सर्विस के चीफ के हवाले से बात हो चुकी है। इमरान ने तेज लहजे में कहा, यस सर, मुझे याद है सर, हुक्म फरमाइए सर। राव सिकंदर ने मौतबाना लहजे में कहा, सदर साहब हाल में जा चुके हैं? इमरान ने पूछा, यस सर, और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है सर। राव सिकंदर ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, आपने जिस राहदारी में चेकिंग मशीन नस्ब कर रखी है, इसमें मेकअप चेक करने वाली रेस मशीन भी है या नहीं? इमरान ने पूछा, मेकअप चेक करने वाली रेस मशीन? नो सर, इसकी क्या ज़रूरत थी? हमने तो सिर्फ असला चेक करना था। इस कॉन्फ्रेंस में मेकअप करके किसने आना था सर? राव सिकंदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, कौन कौन सी मशीनें नस्ब हैं? तफसील तो होगी आपके पास। इमरान ने कहा, यस सर, 6 मशीनें हैं सर, मैं तफसील बताता हूँ, 1 मिनट। राव सिकंदर ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने मशीनों के नाम और उनकी रेंज बतानी शुरू कर दी। ठीक है, शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस किस वक्त खत्म होनी है? इमरान ने पूछा। 6 बजे शाम को जनाब, राव सिकंदर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि जिन मशीनों की तफसील उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताई थी वो वाकई जदीद तरीन थी और उनसे बचकर किसी किस्म का असला अंदर ना जा सकता था, चाहे यह असला बारूदी हो या शुआई। इसलिए इमरान समझ गया कि रोजी रास्कल ने टाइगर को मरूब करने के लिए ये बात खड़ी है। वो एक बार फिर कैलूला करने के लिए उठने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। वो तुम्हारी रोजी रास्कल पहुंच गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यस बॉस, लेकिन उसका कहना है कि वो फौरी तौर पर आपसे खुद मिलना चाहती है। उसने कहा है कि सदर पाकिशिया की जान इस वक्त शदीद खतरे में है और अगर वो चाहे तो इनकी जान अब भी बच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे आपकी मदद की जरूरत है। मैं उसे लेकर आपके फ्लैट पर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से टाइगर ने तेज तेज लहजे में कहा, उसके साथ राब्ता खत्म हो गया। अब तो इसका नाम रोजी रास्कल की बजाय रोजी अयारा रख देना चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। जाहिर है अब उसके कैलूला करने वाला प्रोग्राम मुकम्मल ना हो सकता था। सुलेमान भी इस वक्त मौजूद ना था। वो लंच के बर्तन समेटने के बाद किसी काम से चला गया था। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि सुलेमान बाहर से दरवाज़ा बंद कर गया होगा ताकि बाहर से उसे कोई ना खोल सके, जबकि अंदर से भी मखसूस अंदाज में हैंडल घुमाने के बाद ही दरवाज़ा खुल सकता था। इमरान ने दरवाजे के करीब जाकर हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर रोजी रास्कल और टाइगर खड़े थे। टाइगर के चेहरे पर वहशत और परेशानी नुमाया थी, जबकि रोजी रास्कल के चेहरे पर पूरी इसरार सी मुस्कुराहट तैर रही थी। आओ, वैसे जोड़ी बड़ी शानदार है, इमरान ने एक तरफ हटते हुए कहा। बॉस, मामलात वाकई ही बेहद खराब है, टाइगर ने अंदर आते हुए वहशत भरे लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या रोजी रास्कल ने इनकार कर दिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रोजी रास्कल के अंदर आने पर उसने दरवाज़ा बंद करके हैंडल लगा दिया ताकि सुलेमान जब वापिस आए तो उसे वो खुद ही खोल ले, इसलिए उसने चटखनी ना लगाई थी, वरना आमतौर पर वो अंदर से चटखनी लगाते थे ताकि किसी भी तरह दरवाज़ा बाहर से ना खोला जा सके। इनकार? कैसा इनकार? टाइगर ने चौंक कर पूछा। शादी से? इमरान ने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहा तो रोजी रास्कल पे इख्तियार हंस पड़ी। अभी मैंने शादी का इरादा ही नहीं किया, इसलिए इकरार या इनकार का क्या सवाल? वैसे जब मैंने इरादा कर लिया तो फिर टाइगर की ये जुर्रत ही ना होगी कि इनकार कर सके। टाइगर के जवाब से पहले ही रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा, अरे मैं समझा तुमने इनकार कर दिया, इसलिए टाइगर मामलात ख़राब होने की बात कर रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद लम्हों बाद वो ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया। बॉस, रोजी रास्कल ने जो कुछ बताया है इससे मामलात वाकई ही बेहद सीरियस हैं। सदर साहब की जान इस वक्त शदीद खतरे में है। टाइगर ने सोफे पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।
क्या बात है, कुछ मुझे भी तो पता चले। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रोजी रास्कल का मुतमईन चेहरा उसके चेहरे पर फैली हुई पूरी इसरार सी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसने वाकई ही टाइगर को अहमक बनाया और वैसे भी वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, पूछ कुछ करके अपना इत्मीनान कर चुका था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। तुम बताओ रोजी रास्कल, टाइगर ने रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। तो रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक टेप निकालकर उसने दरमियानी मेज पर रख दिया। ये टेप सुन लो, फिर तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है या नहीं, रोजी रास्कल ने कहा। तो इमरान ने चौंक कर टेप उठाया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी तशवीश के तासुरात उभर आए। क्या है इस टेप में, इमरान ने पूछा। पहले सुन लो उसे फिर पूछना, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान उठा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। उसने स्पेशल रूम से टेप रिकॉर्डर उठाया और वापस ड्राइंग रूम में आकर उसने टेप रिकॉर्डर को मेज पर रखा और रोजी रास्कल को टेप उठाया और उसे रिकॉर्ड में एडजस्ट किया और फिर टेप का बटन ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे एक आवाज सुनाई दी, हेलो। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो कारमन निसाद है। T1 बोल रहा हूँ, एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका लहजा मकामी था। ओह आप, क्या ये कॉल महफूज है, पहले ने कहा। हाँ, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि टारगेट की अहमियत की वजह से खसूसी इंतजामात किए गए हैं। हाल से पहले एक राहदारी में सर्च मशीनें नस्ब की गई हैं, लेकिन मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं। इनमें ना ही मेकअप चेक करने वाली मशीन है और ना ही ऐसी मशीन जो CM को चेक कर सके, और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो CM में बंद है। इसलिए तुम पूरी तरह एतमीनान रखना, किसी किस्म की घबराहट से तुम पर शक भी हो सकता है और ऐसी सूरत में तुम्हारी जामा तलाशी भी ली जा सकती है, मुकामी आदमी ने कहा। ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो मैं मुतमईन हूँ, कारमन निसाद ने जवाब देते हुए कहा। ओके, पूरी होशियारी से मिशन मुकम्मल करना, विश यू गुड लक, मकामी आदमी ने कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये किन के दरमियान बातें हो रही थी, इमरान ने इस बार इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, क्योंकि इस गुफ्तगू में बहरहाल और हाल में और इससे बाहर राहदारी, इसमें नसब मशीनरी और टारगेट और मिशन के अल्फाज से तो वो ये समझ गया था कि ये बातचीत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हो रही है और ये उसकी इख्तितामी नशिस्त के बारे में है जो इस वक्त जारी थी। इसलिए उसके लहजे में खुद ब खुद टाइगर की तरह तशवीश के आसार उभर आए थे, क्योंकि इस टेप से मालूम था कि वाकई ही गड़बड़ मौजूद है। जिसने कॉल रिसीवर की है वो मार्शल है, असलम किंग के बाद फायर सिंडिकेट का नया सरबराह। रोजी रास्कल ने इस तरह मुस्कुराते हुए एतमीनान भरे लहजे में कहा, मार्शल, ओ हाँ, मैंने सुना था कि वो कारमन निसाद है। वो बोलने वाले का लहजा बता रहा है कि वाकई ही कारमन निसाद है। दूसरा कौन है, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर भी बेख्तियार जलजले के आसार नमूदार होने लगे। दूसरे का नाम ठाकुर है और काफरिस्तान का एजेंट है, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह वेरी बैड, कहाँ ये मार्शल और ठाकुर, इमरान ने वाकई वहशत भरे लहजे में पूछा, क्योंकि उसे अब खतरे का भरपूर और हकीकी एहसास हो गया था। मार्शल किसी के मेकअप में इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है, और ये भी बता दूं कि उसके पास X01 रेस पिस्टल है, जिसे निकलने वाली शुआ इंसानी आंख नहीं दे सकती, और ना ही इससे फायर होते वक्त कोई धमाका होता है और ना आवाज़ निकलती है, बस सदर पाकिशिया के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। रोजी रास्कल ने इस तरह मुतमईन लहजे में कहा, X01 रेस पिस्टल, ओह वेरी सैड, जल्दी बताओ, सब कुछ बताओ, किस मेकअप में है मार्शल, जल्दी बताओ वरना पाकिशिया के सदर वाकई ही हलाक हो जाएंगे, इमरान ने चीखते हुए कहा। मुझे क्या मालूम, मुझे तो टाइगर ने कहा था कि मैं मालूमात हासिल करूं और मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं, अब ये काम तुम खुद ही करो। सुनो, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। सुनो रोजी रास्कल, ये वक्त मजाक करने का नहीं है और ना ही इतना वक्त है कि तुम पर चिरा करके तुमसे सब कुछ मालूम किया जाए। पाकिशिया के सदर की जान शदीद खतरे में है और काफरिस्तान इसलिए सदर की जान लेना चाहता है ताकि पाकिशिया को तरक्की से रोका जा सके। इसलिए जो कुछ तुम्हें मालूम है जल्दी बताओ, एक एक लम्हा कीमती है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। सॉरी, मैंने जो कुछ बताना था बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। रोजी प्लीज, टाइगर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम तो कहते थे कि तुम्हारा उस्ताद बड़ी सलाहियतों का मालिक है, मेरी मिन्नत करने की बजाय उससे कहो कि खुद जाकर सब कुछ मालूम करे, रोजी रास्कल ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, वो यकलत चीखती हुई उछलकर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरी। इमरान का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। नीचे गिरते ही रोजी रास्कल ने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उठकर बिजली की सी तेजी से उसकी गर्दन पर पैर रखा और पैर को मोड़ दिया तो उठने की कोशिश करती हुई रोजी रास्कल का जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था, आंखें बाहर को निकल आई थी, उसके मुंह से खड़खड़ाहट की आवाजें निकलने लगी। टाइगर होंठ पीछे खामोश बैठा रहा।
बताओ, सब कुछ बताओ। इमरान ने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ते हुए कहा। पैर हटा लो, मैं मर जाऊंगी। मैं बताती हूँ, रोजी रास्कल ने भींचे भींचे लहजे में कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अल्फाज उसके हलक से इंतहाई मुश्किल से निकल रहे हों। तो इमरान ने पैर हटाया और झुककर रोजी रास्कल को बाजू से पकड़ा और उठाकर दूसरी कुर्सी पर बैठा दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम पर यह हरपा इस्तेमाल करूं, लेकिन वक्त बेहद नाजुक है। जल्दी बताओ, सब कुछ बताओ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। रोजी रास्कल ने पहले तो दोनों हाथों से अपना गला मसला। उसके चेहरे पर अभी तक तकलीफ के आसार नुमाया थे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, रोजी रास्कल पर, तुमने। अचानक रोजी रास्कल एक झटके से खड़े होते हुए कहा। इमरान अभी तक खड़ा था। दूसरे लम्हे जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह रोजी रास्कल का बाजू घुमा, लेकिन दूसरे लम्हे रोजी रास्कल एक बार फिर चीखती हुई हवा में उछली और कलाबाजी खाकर एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरी। इमरान ने उसके बाजू को रास्ते में ही ना सिर्फ रोका था, बल्कि उसने दूसरे हाथ से उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल कर फर्श पर पटक दिया था। रोजी रास्कल ने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म साकित पड़ा हुआ था। वो हरकत ही ना कर रही थी। ये क्या हो गया? ये मेरा जिस्म। रोजी रास्कल के हलक से खौफजदा सी आवाज निकली। आखिरी बार कह रहा हूं रोजी रास्कल के सब कुछ बता दो, वरना अभी तुम्हारी रूह भी बोल पड़ेगी, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो जाओगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। माफ कर दो, मैं बताती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। काफिरिस्तान की साजिश मैंने नाकाम बना दी है। फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो। ना जाने तुमने क्या किया है कि मैं उंगली भी नहीं हिला सकती। रोजी रास्कल ने उंगली भी नहीं हिला सकती। अचानक रोजी रास्कल ने रोते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। शायद अपनी बेबसी पर वो रो रही थी। इमरान ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और इस बार एक झटके से उठाकर उसने उसे वापस सोफे पर बैठा दिया। ओह, ये क्या जादू है? अब तो मेरा जिस्म हरकत करने लगा है। ये क्या? रोजी रास्कल ने एक बार फिर दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब हैरत के साथ साथ मरूबियत के तासुरात नुमाया थे। जल्दी बताओ रोजी रास्कल, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। जल्दी बताओ सब कुछ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बताती हूँ, फिक्र मत करो। मैंने पहला ही सारा बंदोबस्त कर लिया था। मैं भी पाकिस्तान की चेहरी हूँ और मैं भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि काफिरिस्तान अपनी साजिश में कामयाब हो जाए। रोजी रास्कल ने कहा। जल्दी बताओ तफसील, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मार्शल ने कॉस्मन वफद के सरबराह सर ऑस्टर का मेकअप किया हुआ है। कल जब कॉन्फ्रेंस की नशिस्त खत्म हुई तो रात को कॉन्फ्रेंस के शुरा के एहसास में डिनर था। मार्शल पहले से तैयार होकर वहां पहुंच चुका था। ठाकुर के आदमी भी तैयार थे। सर ऑस्टर दावत के दौरान जब बाथरूम गए तो ठाकुर के आदमियों ने उन्हें बेहोश करके अगवा कर लिया। उसकी जगह मार्शल ने ले ली और फिर वो सर ऑस्टर के मेकअप में होटल अपने कमरे में पहुंच गया, जबकि सर ऑस्टर को उठाकर अपने अड्डे में रख लिया। सर ऑस्टर के कमरे में पहले ही रेस पिस्टल एक मखसूस कपड़े के गिलाफ में लपेट कर रख दिया गया था और फिर मार्शल ने उसे जेब में डालकर कॉन्फ्रेंस में चला गया और अब भी वही मौजूद है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने इस रेस पिस्टल की जगह इस कपड़े में खिलौने वाला रेस पिस्टल रख दिया था और इस वक्त मार्शल के पास वही खिलौने वाला रेस पिस्टल है। असल पिस्टल मेरे पास है, रोजी रास्कल ने कहा। तो इमरान ने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राव सिकंदर की आवाज सुनाई थी। अली इमरान बोल रहा हूँ राव सिकंदर साहब। कारमन वफद के सरबराह सर ऑस्टर के मेकअप में काफिरिस्तानी एजेंट मार्शल हॉल में दाखिल हो चुका है। इसके पास X01 रेस पिस्टल एक खसूसी मटेरियल के कपड़े में लिपटा हुआ मौजूद है। वो सदर साहब को निशाना बनाना चाहता है। आप फौरन हॉल में जाएं और सर ऑस्टर को वहां से बाहर ले आए। उसके बाद इसका मेकअप चेक करें और इसे असला बरामद कर लें। जल्दी करें, इमरान ने तेज लहजे में कहा। लेकिन सर, राव सिकंदर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ के नुमाइंदे खसूसी के तौर पर पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। को मुझे इत्तला मिल चुकी है कि इसकी रेस पिस्टल को खिलौने पिस्टल में तब्दील कर दिया गया है ताकि वो अपना मिशन मुकम्मल ना कर सके, लेकिन हो सकता है कि उसके पास कोई और असला भी हो। जल्दी करें, मैं 15 मिनट बाद दोबारा फोन करूंगा। ये काम इस तरह करें कि कॉन्फ्रेंस भी डिस्टर्ब ना हो और मुलजिम भी गिरफ्तार हो जाए। हरी अप, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त वाकई ही वहशत सी नाच रही थी। वो दिल ही दिल में अपने आप को मुलामत कर रहा था कि वो यहाँ इत्मीनान से बैठा हुआ है और काफिरिस्तानी एजेंट इस कदर होलना खेल इस तरह खुले आम खेल रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि रोजी रास्कल ने बोलना चाहा। खामोश रहो, इमरान ने उसे बुरी तरह झिड़कते हुए कहा। तो रोजी रास्कल पे इख्तियार सहम सी गई। इमरान बार बार घड़ी देख रहा था। उसे एक एक लम्हा भारी पड़ रहा था, लेकिन जाहिर है उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो खुद वहां जाकर कार्रवाई करता। इसलिए उसने राव सिकंदर को कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन इसका बस ना चल रहा था कि वो उड़कर जाता और खुद जाकर ये कार्रवाई करता। जब 15 मिनट पूरे हो गए तो इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
यह सिक्योरिटी ऑफिसर एक और ने आवाज सुनाई दी। राव सिकंदर साहब कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो मसरूफ है जनाब। आप कौन साहब बोल रहे हैं? उसी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बगैर कोई जवाब दिए रिसीवर को रिडलर पर पटक दिया। नॉनसेंस, इतनी देर लगा दी, अभी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और एक बार फिर उसने घड़ी देखना शुरू कर दी। 5 मिनट बाद उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से राव सिकंदर की आवाज सुनाई थी। अली, इमरान बोल रहा हूँ। क्या हुआ? इमरान ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। सर, आपकी इतला दुरुस्त निकली है। सर ऑस्टर के रूप में दूसरा आदमी है। इसके पास रेस पिस्टल भी था, लेकिन वो खिलौना था, असल नहीं था। मैंने उसे बेहोश कर रखा है। इस खिलौना पिस्टल के अलावा उसके पास और कोई पिस्टल ना था जनाब, राव सिकंदर ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील एतमीनान भरा सांस लिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे राव सिकंदर की बात सुनकर उसके सर से मनोबोझ उतर गया हो। कैसे कार्रवाई गई है, तफसील बताएं, इमरान ने पूछा। सर, आपके हुक्म पर मैं 2 असिस्टेंट समेत हाल में गया। वहां हाल भरा हुआ था। सर ऑस्टर के साथ एक खातून बैठी हुई थी। मैंने सर ऑस्टर से कहा कि उनका फ़ोन आया है, वो फ़ोन आकर फ़ोन रूम में सुन ले। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन साथ वाली खातून ने कहा कि वो फ़ोन सुन ले। चनाचा वो बादल नुखास्ता उठकर खड़े हुए और मैं उन्हें अलहदा बने हुए फ़ोन रूम में ले गया और फिर हमने उन्हें बेहोश किया और फ़ोन रूम के अकबी दरवाजे से निकालकर सिक्योरिटी चेकिंग रूम में ले गए। उसकी तलाशी फ़ोन रूम में ली गई, लेकिन उनके पास कुछ ना था और इस पर मैं वापस आ गया और मैंने जाकर उनकी सीट के डेस्क की तलाशी ली तो डेस्क के खाने में एक सफ़ेद रंग की अजीब से मटीरियल का बना हुआ गिलाफ और उसके साथ ही खिलौना रेस पिस्टल मिल गया। साथ बैठी हुई खातून ने इस पर हैरत का इजहार किया तो मैंने उससे तसल्ली दी और कहा कि सर ऑस्टर अभी आ रहे हैं और फिर वो सामान लेकर सिक्योरिटी चेकिंग रूम में पहुंच गया। वहां मेरे असिस्टेंट ने उनका मेकअप चेक किया तो वाकई ही सर ऑस्टर की जगह दूसरा आदमी निकला, लेकिन वो भी कॉर्मन निसाद है। राव सिकंदर ने जवाब देते हुए कहा। उसे होश तो नहीं आया अभी? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, अभी वो बेहोश है, राव सिकंदर ने जवाब दिया। मेरा आदमी तुम्हारे पास पहुंच रहा है, इसका नाम टाइगर है, तुम उसे इसकी तहवील में दे दो ताकि वो उसे मेरे पास पहुंचा दे, इमरान ने कहा। जनाब, फिर सर ऑस्टर को मैं कैसे पेश करूंगा? राव सिकंदर ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो और तुम्हारी सिक्योरिटी के दौरान एक आदमी असला समेत अंदर दाखिल हो गया, जबकि इसने निशाना भी सदर साहब को बनाना था। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा क्या हशर होगा? तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ। तुमसे जो भी सर ऑस्टर के बारे में पूछे तो तुम उसे कह देना कि उसे सीक्रेट सर्विस की चीफ ने बुलवाया है और वो उनके पास है। मजीद हवाले के लिए तुम सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान का नाम ले देना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। तो तुम्हें कोर्ट मार्शल से बचाना चाहता हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, राव सिकंदर ने फौरन ही कहा। ओके, इमरान ने कहा और रसीवर रख दिया। टाइगर, तुम फौरी तौर पर कॉन्फ्रेंस हॉल की सिक्योरिटी ऑफिस जाओ और राव सिकंदर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मार्शल को वसूल करो और उससे राना हाउस पहुंचा दो, इमरान ने रसीवर रखकर टाइगर से कहा। तो टाइगर उठ खड़ा हुआ। मैं भी टाइगर के साथ जाती हूँ, रोजी रास्कल ने खड़े होते हुए कहा। नहीं, तुम बैठो, अभी तुमसे तफसीलात मालूम करनी है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो रोजी रास्कल खामोशी से बैठ गई, जबकि टाइगर तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम की तरफ निकल गया। वो ठाकुर कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो अपने 2 आदमियों समेत मेरे रोज क्लब के नीचे तहखाने में बेहोश पड़ा हुआ है। मेरे आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं, रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, चलो उठो, कौर में तुम तफसीलात बताती रहना। इस ठाकुर को और इसके आदमियों को भी राना हाउस पहुंचाना जरूरी है, इमरान ने कहा और वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो रोजी रास्कल भी उठकर खड़ी हो गई। काफिस्तान के वजीर आजम अपने खुसूसी ऑफिस में बैठे सामने रखे हुए टीवी पर पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की बराह रास्त नशर होने वाली कार्रवाई देख रहे थे। जिस वक्त से कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी नशिस्त का आगाज हुआ था, वजीर आजम ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी थी और क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के सदर को हलाक करने का मनसूबा मुकम्मल होना है और ये मनसूबा उन्होंने अपने तौर पर तैयार किया था, इस मनसूबे के बारे में उनकी साथ के अलावा और किसी को भी इसका इल्म ना था, हत्ता कि काफिस्तान के सदर भी इससे बेखबर थे। वजीर आजम ने इस मनसूबे पर अमल करने के लिए काफिस्तान की किसी एजेंसी की खिदमात हासिल ना की थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस तरह उनका ये पेचीदा और गहरा मनसूबा नाकाम हो सकता है। राजेश पाटिल उनकी सियासी पार्टी का ओहदेदार था। बेज़ाहिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था, लेकिन वो ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों में भी मुलविस था। इसका असल धंधा तरक्की याफ्ता ममालिक से ऐसी टेक्नोलॉजी का हसूल और उसके फर्द की जैसे सीक्रेट रखा जाता था। इस काम के लिए उसने खुफिया और इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रुप बना रखा था। एक केस के दौरान राजेश पाटिल के ग्रुप का एक आदमी पकड़ा गया तो राजेश पाटिल ने उसे छुड़ाने के लिए वजीर आजम से राब्ता किया और फिर वजीर आजम से उसकी ताल्लुकात गहरे होते चले गए। इस तरह वजीर आजम को इसके असल बिजनेस का इल्म हो गया। उन्होंने इस मनसूबे पर मरकजी किरदार अदा करने के लिए राजेश पाटिल का इंतखाब कर लिया और राजेश पाटिल ने वाकई ही अपना किरदार इंतहाई महारत और से अदा किया।
इस तरह ठाकुर राजेश पाटिल की तरह का एक और स्मगलर ग्रुप का चीफ था और वो ये काम सरकारी सरपरस्ती में करता था क्योंकि हुकूमत काफरिस्तान को अपनी लेबॉर्ट्रियों के लिए बाज़-औक़ात ऐसी मादनियात की ज़रूरत पड़ती थी जो फ़रोख्त ना की जाती थी और ठाकुर ये मादनियात तरक्की याफ्ता ममालिक की लेबॉर्ट्रियों से चोरी करके हुकूमत काफरिस्तान को सप्लाई करता था। ठाकुर चूँकि दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ साथ पाक एशिया से भी कीमती साइंसी मादनियात चोरी करता था, इसलिए उसने पाक एशिया में भी बाकायदा एक ग्रुप बनाया हुआ था। इसलिए वज़ीर आज़म ने मिशन के आखिरी मरहले पर ठाकुर को पाक एशिया में की जाने वाली सारी कार्रवाई का सरबराह बना दिया था और उन्हीं की वजह से अब मिशन की तकमील होने वाली थी और किसी को भी इसका इल्म ना था कि पाक एशिया के सदर के सर पर मौत का भयानक साया मंडला रहा था। हत्ता कि वज़ीर आज़म और उसके साथियों की इंतहाई माहिराना मनसूबाबंदी की वजह से पाक एशिया सीक्रेट सर्विस भी मुतमय्यन हो चुकी थी कि उसने काफरिस्तान का मिशन ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आज़म की नज़रें टीवी की स्क्रीन पर थी और जहन मुसलसल ये सोचने में मसरूफ़ था कि इस मिशन की तकमील के बाद पाक एशिया को कितना खौफनाक नुकसान पहुंचेगा। इनकी रूसियाई मुस्लिम रियासतों और मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर ब्लॉक बनाने का मनसूबा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा क्योंकि पाक एशिया के मौजूदा सदर को ज़ाती तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक में इंतहाई एहतराम और कदर की निगाह से देखा जाता था और इनकी ज़ाती कोशिशों की वजह से इस ब्लॉक के क़याम में दरपेश तमाम रुकावटें एक एक करके दूर होती जा रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में उसे कॉर्मन वफद की नशिस्तें साफ नजर आ रही थी। उन्हें बताया जा चुका था कि फायर सिंडिकेट का मौजूदा सरबराह कॉर्मन निसाद मार्शल वफद के सरबराह सर ऑस्टर के रूप में मखसूस रेस पिस्टल समेत हाल में दाखिल होने में कामयाब हो गया है और इस वक्त उनकी नजरें मार्शल पर जमी हुई थी। कॉन्फ्रेंस में मुकाले पढ़े जा रहे थे जबकि आखिर में सदर पाक एशिया ने इख्तितामी खिताब करना था और वज़ीर आज़म को बताया गया था कि इस वक्त मार्शल इन पर फायर करेगा। इसलिए वज़ीर आज़म को बेचैनी से सदर के खिताब का इंतजार था कि अचानक 3 आदमी जिन्होंने सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी सर ऑस्टर के करीब आए और इनमें से एक ने झुककर सर ऑस्टर से बात की। चंद बाद सर ऑस्टर उठे और उनके आदमियों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल के उकबी हिस्से की तरफ बढ़ गए जबकि इसके वफद के बाकी अराकीन मुतमईन बैठे हुए थे। सर ऑस्टर के साथ बैठी हुई अदील उमर खातून भी चूंकि मुतमईन बैठी हुई थी इसलिए वज़ीर आज़म भी मुतमईन थे कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी के 2 अफराद वापस आए। उन्होंने सर ऑस्टर के डेस्क की तलाशी ली। उनके हाथ में खाकी रंग का थैला था। डेस्क की तलाशी लेकर वो वापस चले गए। चूंकि डेस्क के सामने उनकी पुश्त थी इसलिए वज़ीर आज़म ये ना देख सके कि डेस्क की तलाशी के दौरान कुछ मिला है या नहीं। चूंकि साथ बैठी हुई वफद की खातून अभी तक मुतमईन बैठी हुई थी इसलिए वो भी मुतमईन थे। लेकिन जब काफी देर तक सर ऑस्टर जिसके रूप में मार्शल था वापस ना आया तो वज़ीर आज़म की बेचैनी में इजाफा होने लगा क्योंकि सदर पाक एशिया किसी वक्त भी अपना खिताब शुरू कर सकते थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि मार्शल कहां चला गया है। पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और वज़ीर आज़म बेख्तियार चौंक पड़े। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म ने सर्द लहजे में कहा, राजेश पाटिल बोल रहा हूं जनाब। ठाकुर अपने 2 आदमियों समेत अचानक अपने हेडक्वार्टर से गायब हो चुका है। नंबर 3 ने अभी अभी इतला दी है कि उनके आदमी ठाकुर के हेडक्वार्टर की निगरानी कर रहे थे कि ज़ेर ज़मीन दुनिया में काम करने वाली एक मकामी औरत रोजी रास्कल अपने 2 आदमियों समेत उनके हेडक्वार्टर में गई और फिर कुछ देर वहां रहने के बाद वो औरत वापस चली गई। ओह वेरी सैड। लेकिन राजेश ठाकुर के अगवा का मतलब तो ये हुआ कि सारा मंसूबा खत्म हो गया। मैं देख रहा हूं कि कॉन्फ्रेंस हॉल से मार्शल को भी जो सर ऑस्टर के रूप में था सिक्योरिटी के अफराद उठा कर ले गए हैं और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, ओ जनाब ये तो वाकई मामला ख़राब है। मैं मज़ीद मालूमात हासिल करके आपको रिपोर्ट देता हूँ। दूसरी तरफ से राजेश पाटिल ने कहा और वज़ीर आज़म ने मायूसी से भरा हुआ तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका इंतहाई शानदार मनसूबा नाकामी से 2-4 हो चुका है। उनके चेहरे पर मायूसी के तासुरात उभर आए थे। टीवी स्क्रीन पर पाक एशिया के सदर का खिताब शुरू हो चुका था और मार्शल अभी तक वापस ना आया था। वज़ीर आज़म खामोश बैठे रहे और फिर सदर साहब के खिताब के बाद कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। उसके साथ ही स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई भी खत्म कर दी गई। तो वज़ीर आज़म ने बुरा सा मुंह बनाते हुए रिमोट कंट्रोल की मदद से टीवी ऑफ कर दिया और बेख्तियार दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने होंठ भींचते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म ने ढीले लहजे में कहा, राजेश पाटिल बोल रहा हूं जनाब। वेरी बैड न्यूज़ जनाब। हमारा मंसूबा आखिरी लम्हात में ख़त्म हो गया। मार्शल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कार्रवाई भी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की तरफ से ही की गई है। मार्शल को सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी अपनी तहवील में ले गया है और ठाकुर और उसके 2 आदमियों को भी रोज क्लब से उठवा लिया गया है। असल सर ऑस्टर भी बेहोशी के आलम में ठाकुर के एक अड्डे से बरामद कर लिया गया है। वो जिंदा है। कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और सबसे हैरत अंगेज खबर यह है कि मार्शल जिस रेस पिस्टल को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ था वो खिलौना पिस्टल था। इस तरह अगर मार्शल चाहता भी तो वो मिशन मुकम्मल ना कर सकता था। राजेश पाटिल ने जवाब दिया,
फिक्र मत करो, हम कोई और मनसूबा बना लेंगे। तुम ऐसा करो कि फौरन मेरे पास आ जाओ ताकि इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू की जा सके, वजीर आजम ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और वजीर आजम ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मोती राम बोल रहा हूँ जनाब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज सुनाई थी। राजेश पाटिल आ रहा है, उसे स्पेशल नंबर 3 में ले जाओ, समझ गए हो, वजीर आजम ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और वजीर आजम ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। अब तो तुम्हारी जिंदगी काफिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है राजेश पाटिल, इसलिए मजबूरी है, वजीर आजम ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो वजीर आजम ने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। मोती राम बोल रहा हूँ जनाब, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है, दूसरी तरफ से कहा गया। उससे तुमने कार एक्सीडेंट का रंग देना है और ये काम इंतहाई बेदाग तरीके से होना चाहिए, वजीर आजम ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया और वजीर आजम ने रिसीवर रखा और कुर्सी से उठकर वो कमरे की साइड पर मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक ट्रांसमीटर निकाला, उसे लाकर मेज पर रखकर उन्होंने इस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। A1 कॉलिंग ओवर, वजीर आजम ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस सर, नंबर 3 बोल रहा हूँ सर, ओवर। चंद लम्हों बाद इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा गया। राजेश पाटिल को तुमने जो रिपोर्ट दी है क्या वो 100% हकायक पर है? ओवर, वजीर आजम ने करख्त लहजे में कहा। यस सर, ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। राजेश पाटिल को ऑफ कर दिया गया है और तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है कि तुम ठाकुर और मार्शल दोनों को हर सूरत में ऑफ कर दो ताकि दुश्मन उन्हें हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न कर सकें। ओवर, वजीर आजम ने कहा। और सुनो, इस मिशन को नाकाम करने वालों में से 3 नाम सामने आए हैं, रोजी रास्कल, टाइगर और अली इमरान। मैं हर सूरत में और हर कीमत पर इन तीनों की भी मौत चाहता हूँ। ओवर, वजीर आजम का लहजा मजीद सर्द हो गया। रोजी रास्कल और टाइगर तो आम आदमी है जनाब, लेकिन अली इमरान तो जनाब सीक्रेट सर्विस का आदमी है, उस पर हमला करना तो खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। ओवर, नंबर 3 ने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। पहले इन दोनों को खत्म कर दो, उसके बाद इस इमरान पर बेतरपे हमले शुरू कर दो। वो बहरहाल इंसान है, कोई माकूफुल फितरत कुव्वत नहीं है। ओवर, वजीर आजम ने कहा और ज्यादा सख्त लहजे में। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। अगर ये काम तुमने मेरी मंशा के मुताबिक कर दिया तो तुम्हें काफिस्तान की किसी बड़ी एजेंसी का सरबराह भी बनाया जा सकता है। अगर तुम नाकाम रहे तो फिर राजेश पाटिल की तरह तुम्हारी सजा भी मौत होगी। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने अहकामात की 100% तामील चाहता हूँ। ओवर एंड ऑल, वजीर आजम ने कहा। उसके साथ ही उन्होंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर कुर्सी से उठकर उन्होंने ट्रांसमीटर उठाया और इस अलमारी में रखकर वो मुड़े और तेज तेज कदम उठाते हुए ऑफिस के बैरूनी तरफ चल दिए। रोजी रास्कल और टाइगर रोज क्लब में रोजी रास्कल की जाती ऑफिस में बैठे हुए थे। टाइगर से अपनी कार में राना हाउस यहाँ छोड़ने आया था कि रोजी रास्कल के इसरार पर वो इसके दफ्तर में बैठकर जूस पीने के लिए आ गया था। रोजी रास्कल ने फोन पर 2 गिलास जूस लाने का हुक्म दिया था। ये तुम्हारा उस्ताद इंतहाई खतरनाक आदमी है। वो शक्ल से तो मासूम सा आदमी लगता है, लेकिन वो तो पूरा भेड़िया है, खूंखार भेड़िया। रोजी रास्कल ने रिसीवर रखकर टाइगर से मुखातिब होकर कहा तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। उसने तो तुम्हारा बहुत लिहाज किया है, लेकिन तुमने भी तो वो नखरा करना शुरू कर दिया है और अब भी इसने तुम्हारा लिहाज किया है, वरना वो तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा उधेड़ कर रख देता। टाइगर ने हंसते हुए कहा तो रोजी रास्कल ने बेख्तियार एक झुरझुरी सी ली। मुझे तो अब इसके तस्वुर से ही खौफ आने लगा है। मैं आज तक किसी ऐसे खौफजदा नहीं हुई। बड़े बड़े लड़ाकों के साथ मैंने फाइट की है, लेकिन तुम्हारे उस्ताद ने मुझे खौफजदा कर दिया है। खुदा की पनाह, इसने जब मेरी गर्दन पर पैर रखा तो मुझे इस कदर खौफनाक तकलीफ हुई कि शायद मौत भी इतनी तकलीफ दे ना हो। इसके अलावा उसके जिस्म पर न जाने कितनी ताकत है कि उसने मेरी गर्दन पकड़कर और फिजा में कलाबाजी खिलाकर फर्श पर पटक दिया और ना जाने क्या जादू किया कि मेरा जिस्म मफलूज हो गया। यह आखिर करता क्या है? रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी गर्दन को इस अंदाज में मसल दिया था कि तुम्हारे आसाब मफलूज हो गए। वैसे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, इंतहाई खुश मिजाज और इंतहाई पुरखुलूस, टाइगर ने कहा। हाँ, अगर मैंने उसका ये रूप ना देखा होता तो मैं भी यही समझती। बहरहाल अब मुझे एहसास हुआ कि तुम आखिर उसे उस्ताद क्यों कहते हो। रोजी रास्कल ने तवील सांस लेते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक आदमी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। इस आदमी ने मौतबाना अंदाज में एक एक गिलास टाइगर और रोजी रास्कल के सामने रखा और ट्रे उठाकर वापस चला गया। Like, comment, share, press the bell icon